नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे चीन के संविधान की विशेषताओं के बारे में। 1912 में चीन में एक क्रांति हुई जो डॉक्टर सन याट के नेतृत्व में हुई और इससे चीन को एक गणतंत्र बना दिया गया तथा संविधान बना और उसे अति आधुनिक नमूने का विधान कहा गया। 1949 में एक क्रांति हुई और उसके बाद 1954 में माओ संविधान बना जिसने समाजवादी नमूने को अपनाया। देश में एक दलीय व्यवस्था स्थापित हुई तथा राज्य का विरोध वर्जित कर दिया गया। 1975 में माओ ने फिर दूसरा संविधान बनाया। एक तो 1954 का बनाया, फिर दूसरा 1975 का बनाया और वह 1976 में माओ की मृत्यु के बाद उसके खिलाफ या माओ विरोधी जो संविधान था उसके खिलाफ शक्तियाँ उभर कर आई और 1978 में हुआ संविधान आया जो केवल 4 वर्षों तक ही लागू रह पाया। अब उसके बाद डेंग का नेतृत्व आया जिसने नया संविधान बनाया जो 4 दिसंबर 1982 तक अपनाया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1949 की जो क्रांति थी उसके बाद 1954 का माओ संविधान, फिर 1975 में माओ ने दूसरा संविधान दिया, फिर उसकी मृत्यु हो गई और फिर 1978 में हुआ का संविधान आया जो 4 वर्ष तक चला और फिर डेंग के नेतृत्व में 4 दिसंबर 1982 को जो संविधान अपनाया वो लागू हुआ। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया कि अब चीन सर्वहारा के अधिनायकवाद वाला समाजवादी राज्य नहीं है जैसा 1978 के संविधान में कहा गया था। अर्थात सर्वहारा के अधिनायकवाद वाला समाजवादी राज्य नहीं है, बल्कि अब इसमें चेंजेज आ गया। क्या चेंजेज आए कि यह जन लोकतांत्रिक गणराज्य के तले एक समाजवादी राज्य है। अब वे सभी जो पुराने पदबंध थे वो हटा दिए गए। कौन कौन से थे कि जैसे साम्यवादी दल समस्त जनता के नेतृत्व का केंद्र बिंदु है। अर्थात साम्यवादी दल सारी जनता के नेतृत्व का केंद्र बिंदु है। सर्वहारा का हरावल दस्ता तथा मार्क्सवाद लेनिनवाद व माओ त्से तुंग का चिंतन राज्य की पथ प्रदर्शक विचारधारा है। ये जितने भी संकेतक थे वो हटा दिए। चीनी साम्यवादी दल के नेतृत्व में लोक मुक्ति सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जैसे शब्दों को भी हटा दिया गया और इसकी जगह नए पदबंध अपनाए गए। जैसे अब चीन कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में तथा मार्क्सवाद लेनिनवाद व माओ त्से तुंग के चिंतन के तले है तथा सभी राष्ट्रीयताओं के चीनी लोग एक समाजवादी देश के वासी हैं। अर्थात एक समाजवादी देश के वासी मान लिए गए और ये किसके नेतृत्व में? कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में। चीन में साम्यवादी दल का अधिनायकवादी शासन है। संविधान को ऐसे यंत्र के रूप में देखा जाता है। अर्थात संविधान एक यंत्र है जो एक विशेष प्रकार की आबद्ध राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करता है। इसने उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक मानक को डिसाइड किया है। 19वीं शताब्दी के मार्क्स और एंजल्स की दोस्ती तथा 20वीं शताब्दी में जिसके रूस को में लेनिन व स्टालिन ने इसे संशोधित रूप में लागू किया, जिसे चीन में माओ ने कुछ अन्य संशोधनों के साथ अपनाया था, किंतु 1976 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद विरोधियों ने विमाओकरण कर दिया, जिससे हुआ व डेंग के संविधानों में कुछ ऐसे लक्षण आ गए जो पिछली व्यवस्था से काफ़ी भिन्न थे। साम्यवादी होने के बावजूद संविधान में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया तथा विदेशी उद्यमियों को अपनी पूंजी का निवेश करने तथा आर्थिक क्षेत्र में सहयोगी बनने का खुला निमंत्रण दिया। अर्थात जो वर्तमान या जो उस समय संविधान लागू हुआ
या चीन का संविधान है वो विदेशी उद्यमियों को भी अपनी पूंजी को चीन में निवेश करने के लिए कहता है और एक तरह से अपने सहयोग की बात करता है। संविधान में देशद्रोहियों और क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करने का अपना अलग सूत्र है। अब इसकी बिंदुवार बात करें तो पहले बिंदु इसके संविधान की विशेषता की कि एक निर्मित, लिखित व कठोर संविधान है, अर्थात इसमें 138 अनुच्छेद हैं जो 4 भागों में समाहित हैं, या अर्थात 4 अध्याय में बटे हुए हैं। प्रस्तावना में जो प्राचीन समय की उपलब्धियां हैं तथा भविष्य के जो लक्ष्य हैं उनको डाला गया है। पहले अध्याय में सामान्य सिद्धांत जिन पर नई संवैधानिक व्यवस्था आश्रित है, अर्थात पहले संविधान में क्या है कि जनरल जो थ्योरीज हैं उनको डाला गया है जो संवैधानिक व्यवस्था पर आश्रित रहेगी। दूसरे अध्याय में नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं एवं कर्तव्य हैं उनको लिखा गया है। तीसरे में राज्य की संरचना, राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस जो संसद के रूप में काम करेगी वह है, और चौथे में राष्ट्रीय प्रतीक अर्थात झंडे, चिन्ह, राष्ट्रीय राजधानी के प्रावधान आदि समाहित हैं। संशोधन के अधिकार को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अपने 2/3 बहुमत से पास करती है। संशोधन की विधि है वो बेहद कठोर है जो संवैधानिक विधि व साधारण विधि के बीच अंतर करती है, इसलिए अपनी प्रकृति से चाइनीज संविधान एक कठोर संविधान का उदाहरण प्रस्तुत करता है। दूसरी विशेषता है इसकी एकात्मक व्यवस्थापिका। सारी शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। प्रांतीय, क्षेत्रीय व स्थानीय सरकारें हैं। प्रांतीय, क्षेत्रीय व स्थानीय सरकारें तो हैं लेकिन उन्हें स्वायत्तता नहीं है। जो बीजिंग में स्थित चीन की सरकार है अपने कानून से प्रांतीय, क्षेत्रीय व स्थानीय सरकारों का गठन व उसका कार्यक्षेत्र निर्धारित करती है, अर्थात सेंटर ही इनके प्रांतीय क्षेत्रों का जो कार्यक्षेत्र उनका निर्धारण करती है। फ्रांस और ब्रिटेन में भी ऐसा ही एकात्मक शासन है। तीसरी है एक सदनात्मक व्यवस्थापिका। ब्रिटेन, अमेरिका और भारत ये देश हैं जो संसद के 2 सदनों को लिए हुए होते हैं, अर्थात बाइकैमरल हैं, जबकि चाइना यूनिकैमरल सिस्टम है। लेकिन चीन की जो राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस में एक सदन है। इसमें जनता के प्रतिनिधियों के अलावा प्रांतों व क्षेत्रों तथा सेना के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाता है। इसमें जनता के प्रतिनिधि तो होते हैं, इनके अलावा प्रांतों के भी तथा सेना के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। संसद एक बहुत विशाल निकाय है जिसमें लगभग 3000 के आसपास सदस्य हैं और इसके सत्र वर्ष में 2 बार होते हैं। इसकी एक स्थायी समिति है जो निरंतर अपने सत्र में रहती है और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संपूर्ण संसद है चाइना की वह स्थायी समिति, जो संपूर्ण संसद है वह अगर काम नहीं करे तो एक स्थायी समिति है जो निरंतर विधायिका के रूप में अपना काम देखती रहती है। चौथा बिंदु है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य अर्थात चीन एक प्रतिबद्ध राष्ट्र है। यह सर्वहारा द्वारा निर्दिष्ट जनलोकतांत्रिक अधिनायकवाद है जो श्रमिकों व कृषकों के गठबंधन पर आश्रित है। जो मजदूर और किसान हैं उनके गठबंधन पर आश्रित है। उत्पादन के जो साधन हैं उन पर 2 प्रकार का स्वामित्व होता है, एक तो समग्र जनता का समाजवादी स्वामित्व तथा सर्वहारा का समाजवादी सामूहिक स्वामित्व। एक तो समग्र जनता का और दूसरा सर्वहारा का। राज्य साधारण लोगों को श्रम करने की अनुमति देता है। राज्य क्या करता है कि साधारण आम जनता को श्रम करने की अनुमति देता है लेकिन उनके शोषण की अनुमति वह नहीं देता, तथा साथ ही ऐसे श्रमिकों को समाजवादी सामूहिकरण की दिशा में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन देता है। राज्य अपने कानून के बल पर निजी संपत्ति जैसे शहरी, ग्रामीण भूमि या उत्पादन के किसी साधन को खरीद सकता है। राज्य अपने कानून के बल से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है जैसे शहरी हो या ग्रामीण हो, ग्रामीण जो शहरी या ग्रामीण भूमि या उसके उत्पादन के किसी साधन को खरीद सकता है राज्य, या जनहित में उसका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। 5वां जो बिंदु है वह है नागरिकों के मौलिक अधिकार व कर्तव्य। इस संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है।
चीन में सभी को शिक्षा पाने का अधिकार प्रदान किया गया है और जो भी 18 वर्ष की आयु या अर्थात वयस्क हो जाएगा वो चुनाव लड़ने का अधिकार पालेगा। काम करने का और विश्राम का अधिकार मिलता है। वृद्धावस्था में और बुढ़ापे की स्थिति में या दुर्घटना की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। किसी लोक सेवक की या कहें कि कोई लोक सेवक अगर अनुचित काम करता है उसको रोकने का अधिकारी होगा, या किसी के प्रति कोई लोक सेवक अनुचित क्रिया को करता है तो वह व्यक्ति उसके लोक सेवक के अनुचित कार्य को रुकवा सकता है। राज्य का दायित्व है कि महिलाओं को समान अधिकार मिले, विवाह एवं पारिवारिक जीवन की सुरक्षा प्रदान की जाए। जो भी विदेशों में रहने वाले चीनी नागरिक हैं उनको भी वैध अधिकारों की या उनके वैध अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी है या वो अधिकार की रक्षा का प्राप्त करता है। भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की और शांतिपूर्ण सभा तथा पत्राचार की स्वतंत्रता भी चाइनीज संविधान ने प्रदान की है। अंतःकरण की स्वतंत्रता भी है और मनमानी अगर कोई गिरफ्तारी है उसको भी रोकने का अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही नागरिकों की कुछ कर्तव्य भी चीनी संविधान ने बताए हैं, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन देना, अर्थात वहाँ ये कर्तव्य है कि सभी लोग कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन दें। समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करना, अर्थात वहाँ की जो समाजवादी व्यवस्था है, सोशलिस्टिक सिस्टम है, उसको मजबूत करने का दायित्व लोगों पर है। सार्वजनिक संपत्ति, वहाँ की संपत्ति सार्वजनिक है, अर्थात जो भी कोई सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। परिवार नियोजन, अर्थात वहाँ पर एक बच्चे की जो धारणा है उसको ये कर्तव्य है लोगों का कि एक बच्चा पैदा हो। सामाजिक आचारों का आदर करना तथा मातृभूमि की रक्षा करना तथा विदेशी आक्रमणों को रोकने का दायित्व भी वहाँ की जनता पे है। छठा है केंद्रीय सैनिक आयोग। संविधान ने इस आयोग की व्यवस्था कर रखी है जिसके अध्यक्ष और कुछ एक उपाध्यक्ष तथा सदस्यगण होते हैं और ये राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस, और अगर वह अनुपस्थित है तो उसकी स्थायी समिति इनके सदस्यों का चुनाव करती है। अर्थात राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस केंद्रीय सैनिक आयोग के सदस्यों का चुनाव करती है। इनका कार्य देश के सैनिक बलों की लामबंदी करना होता है और इसके बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वह था सरकार के ऊपर सेना के प्रभुत्व को रोका जाए, अर्थात सरकार के ऊपर सेना का प्रभुत्व ना हो और उसे संसदीय नियंत्रण के तले रखा जाए। सातवां है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। लोकतांत्रिक केंद्रवाद अर्थात जो लोकतंत्र है उसका केंद्रीकरण हो। साम्यवादी व्यवस्था में सत्ताधारी दल राज्य व सरकार दोनों हो जाता है। साम्यवादी व्यवस्था में क्या करता है, सत्ताधारी जो दल होता है वह खुद ही राज्य है और खुद ही सरकार है। पार्टी के सर्वोच्च नेता अपने दल व अपनी सरकार पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। जो पार्टी का सर्वोच्च नेता होता है वह दल पर तथा सरकार पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। और इसके लिए एक विचित्र व्यवस्था चीनी संविधान ने अपनाई है जो इस प्रकार है कि निचली इकाइयाँ, जो नीचे की स्तर की इकाइयाँ होती हैं वो ऊपरी स्तर की इकाइयों के सदस्यों का चुनाव करती हैं। यानी निचली इकाइयाँ ऊपरी इकाइयों के सदस्यों का चुनाव करती हैं और हर एक इकाई के भीतर सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। वो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, किंतु जो निचली इकाई है वो ऊपरी इकाई के आदेशों का पालन करना पड़ता है। अर्थात निचली इकाई ऊपरी इकाई के सदस्यों का चुनाव तो करती है, लेकिन जो ऊपरी इकाई है उसके आदेशों का मानने का अधिकार निचली इकाइयों को दिया है, अर्थात उनके निर्देशों का पालन करना पड़ता है। जो शिखर पर केंद्रीय समिति है उसका अध्यक्ष पार्टी का सर्वोच्च लीडर होता है और जिसके पास संपूर्ण सत्ता होती है। हर एक स्तर पर लोकतंत्र के अस्तित्व की बात तो की जाती है, लेकिन सारी सत्ता शिखर पर केंद्रित है। अर्थात लोकतंत्र का सामान्य अर्थ यह है कि जनता की भागीदारी, लेकिन यहाँ पर यह हो जाता है कि बात तो लोकतंत्र की जाती है लेकिन सत्ता एक शिखर में समाहित हो जाती है और ऐसा लगता है कि लोकतंत्र नीचे से ऊपर की ओर नहीं बल्कि केंद्रवाद ऊपर से नीचे की ओर आता है। लोकतंत्र एक तरह से वहाँ दिखावा मात्र है और केंद्रवाद एक वास्तविक स्थिति प्रदर्शित करता है। आठवां बिंदु है सामान्य सूत्रों का वर्णन,
अर्थात चीन के संविधान में कुछ एक सामान्य सूत्र हैं, एन्यूमरेशंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जिनका लक्ष्य नई आमूल विधि के अनुसार स्पष्ट करना तथा चीनी राज्य के महान लक्ष्य को निर्धारित करना। चीन एक समाजवादी राज्य है, सत्ता का वास लोगों में है, लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर आधारित सभी राष्ट्रीयताओं को समानता दी जाती है तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है। वहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है और प्राथमिक व उच्च शिक्षा को भी वहाँ प्रोत्साहन दिया जाता है। राज्य परिवार नियोजन के लक्ष्य निर्धारित कर सकता है तथा उसे लागू कर सकता है। पर्यावरण सुरक्षा आदि अनेक सामान्य सूत्र हैं जो चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में आते हैं। हमने अध्ययन करने के बाद ये पाया कि चीन का जो वास्तविक और व्यवहार में और सिद्धांत में अंतर पाया जाता है। वहाँ संविधान में ये जरूर कहा गया है कि यहाँ की मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, लोकतंत्र को अपनाया जाएगा, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व स्थापित है। और वर्तमान समय में जो कोविड-19 का काल है उसमें और चीन के द्वारा जो विस्तारवादी नीति अपनाई गई है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है। ऐसे ही जो इसके पड़ोसी राष्ट्र हैं या जिन पर इनका आधिपत्य है उनको दबाने का काम भी हांगकांग जैसे देश हैं उन पर सामाजिक सुरक्षा का एक कानून लाना ये ऐसे प्रदर्शित करता है कि वह छोटे राष्ट्रों को दबाने का प्रयास करता है या अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास करता है। इस प्रकार ये चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं थी। धन्यवाद।